गरीब बहू का डॉक्टरों से भरा हुआ ससुराल। देखिए रमा जी, आपको तो पता ही है कि हमारा पूरा परिवार डॉक्टर है। इसके बावजूद भी हम आपकी बेटी को देखने के लिए आए हैं। जी, मुझे पता है कि पूरी फैमिली आपकी डॉक्टरों की है और मेरी बेटी नंदिनी बहुत ही खुशनसीब होगी आपके घर की बहू बनकर। बस मैं ये कह रही थी कि हम आपको शादी में ज्यादा दान दहेज नहीं दे पाएंगे। अरे रमा जी, आप ये बात बोलकर हमें तो शर्मिंदा कर रही हैं। अरे हमारा परिवार डॉक्टर का परिवार है। मेरी बड़ी बहू भी डॉक्टर है और वो अपनी केमिस्ट की शॉप को मैनेज करती है। साथ ही मेरा बड़ा बेटा जो है वो ऑन्कोलॉजिस्ट है और मेरा छोटा बेटा विवेक न्यूरो सर्जन है, जिसके लिए हम आपकी बेटी को देखने के लिए आए हैं। अब इतने बड़े डॉक्टर के परिवार से होने के बावजूद भी अगर हम आपसे दहेज लेंगे तो फिर तो हमारी जिंदगी पर लानत है भाई। जी, ये तो आपकी सोच अच्छी है। नहीं तो आज के जमाने में भला ऐसे इंसान कहाँ मिलते हैं। मेरी नंदिनी बिटिया आपके परिवार में जाकर बड़ी ही खुश रहेगी। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि आपके परिवार में सभी डॉक्टर हैं, फिर आप क्यों मेरी बेटी को अपने घर की बहू बनाना चाह रही हैं? वो तो अनपढ़ है। वो दरअसल बात कुछ ऐसी है कि हम सभी घर से बाहर रहते हैं और हम सभी कभी कभार ही एक साथ मिल पाते हैं। और वैसे भी सबका काम डॉक्टर लाइन में होने की वजह से सभी बिजी हैं। तो इसलिए मैं ये चाहती थी कि मैं अपने छोटे बेटे के लिए एक ऐसी बहू लेकर आऊं जो उसे समय दे सके, हमें भी समय दे सके। बस और कोई बात नहीं है। अच्छा, ऐसी बात है। फिर तो आप हमारी तरफ से रिश्ता पक्का समझिए। इस तरह नंदिनी की शादी विवेक से पक्की हो जाती है और फिर विवेक के घर वाले वहां से चले जाते हैं। कुछ देर बाद नंदिनी अपनी माँ से कहती है। माँ, आपको पता है ना कि मैं पढ़ी लिखी हूँ और आगे पढ़ना भी चाहती हूँ। मुझे भी डॉक्टर बनना है। ये मेरा ख्वाब है, ये मेरा सपना है और मैं अपने सपने को ऐसे टूटता हुआ नहीं देख सकती। बेटी देख, विवेक के घर वाले बहुत ही अच्छे हैं। उन्हें कोई दहेज भी नहीं चाहिए। ऊपर से पूरा परिवार डॉक्टर से भरा हुआ है। तुझे वहां किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तू मेरी बात को समझने की कोशिश कर। और रही बात तुझे पढ़ने और लिखने की और डॉक्टर बनने की, तो वो तो तेरे ससुराल वाले भी करवा देंगे। अभी मेरे इस झूठ को झूठ ही रहने दे। नहीं माँ, शायद आपने विवेक की माँ का जवाब नहीं सुना। वो एक ऐसी बहू चाहती है जो सिर्फ उनके घर वालों का ध्यान रखे, उनके बेटे का ध्यान रखे, ना कि डॉक्टर हो। तो भला वो मेरे सपने को कैसे पूरा करेंगे? देख बेटी, मेरे पास और कोई चारा नहीं है। इससे अच्छा रिश्ता और तुझे नहीं मिलेगा। इस मौके को हाथ से जाने मत दे। मैं तेरे सामने हाथ जोड़ती हूँ, तो इस रिश्ते को मत ठुकरा। कुछ चीजें ऊपर वाले के भरोसे छोड़कर हमें आगे बढ़ना चाहिए। नंदिनी ये भली भांति जानती थी कि उसकी माँ ने जैसे तैसे करके उसे अकेले ही पढ़ाया है और उसके पिता की मृत्यु के बाद उसकी माँ ही उसकी आखिरी सहारा थी। वो अपनी माँ की खुशी के आगे अपने सपने को पीछे छोड़ देती है और कुछ दिनों में विवेक और नंदिनी की एक दूसरे से शादी हो जाती है। नंदिनी अपने ससुराल आ जाती है। कनक बहू, अपने देवरानी की आरती करो और गृह प्रवेश करवाओ। जी माँ जी। आइए देवरानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टरों के ससुराल में। जी भाभी। ऐसा कहकर नंदिनी कलश को गिराकर घर के अंदर आ जाती है, जहां उसकी सास उसे पूरे परिवार वालों से मिलवाती है। नंदिनी बहू, देखो तुम्हारा पूरा ससुराल डॉक्टर का ससुराल है। ससुराल का हर सदस्य डॉक्टर लाइन से जुड़ा हुआ है, जिससे मैं और तुम्हारे ससुर जी कार्डियोलॉजिस्ट है और तुम्हारे जेठ अविनाश एक ऑन्कोलॉजिस्ट है और तुम्हारी जेठानी एक फार्मा कंपनी चलाती है। साथ में उनकी खुद की केमिस्ट भी है और विवेक एक न्यूरोसर्जन है। और बची तुम, अब तुम भी हमारे घर के सदस्य हो। बेशक तुम डॉक्टर लाइन में ना सही, अब तुम्हें ही इस घर की सारी जिम्मेदारियों को संभालना है। जी माँ जी। चलो अब जाओ और तुम भी जाकर आराम करो। वैसे भी कल तुम्हारी पहली रसोई है। सुरेखा के इस तरह कहने पर सभी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। वहीं नंदिनी भी विवेक के साथ अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही अगली सुबह हो जाती है, जहां नंदिनी अपनी पहली रसोई में अपने ससुराल वालों के लिए बहुत सारी चीजें बनाती है।
जैसे कि पूरी, पनीर की सब्जी, खीर और भी तरह तरह के व्यंजन, जिसे देखकर उसका ससुर नंदिनी से कहता है, नंदिनी बहू, अब तुम्हें थोड़ा संभाल कर खाना बनाना पड़ेगा। दरअसल ये तुम्हारा मायका नहीं है। वहां तुम मसालेदार चीजें, ऑयली चीजें बना दिया करती होगी, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं चलेगा बेटा। देखो, हम सभी हेल्थ कॉन्शियस हैं। यहाँ तुम्हें कम मसाले और कम तेल में चीजें बनानी होगी। इसका तुम खास ध्यान रखना। अरे भूपेन जी, आप भी ना। आज नंदिनी का पहला दिन था और ऐसी छोटी मोटी भूल चूक तो हो ही जाती है। अब खा भी लीजिए। इस तरह से उसकी सास नंदिनी का पक्ष लेती है और बात को रफा दफा करती है, और नंदिनी को पहली रसोई का शगुन देकर वहां से सभी अपने अपने काम पर चले जाते हैं। वहीं नंदिनी भी घर की सफाई में लग जाती है, और वो किचन में साफ सफाई कर रही होती है तो वो अपने आप से कहती है, अरे यार, ये मैं कहाँ फंस गई। यहाँ तो हर इंसान डॉक्टर है और अपनी ही चलाता है। भला मैं कैसे संभालूंगी इतना सब कुछ। ऊपर वाले, अब तू ही मुझे कोई रास्ता दिखा। इसके बाद ऐसे ही दिन बीतते हैं। एक दिन नंदिनी अपने पति विवेक को कॉल करती है और उससे पूछती है कि वो कब तक घर आएगा। नंदिनी, तुम्हें पता है ना कि मैं एक न्यूरोसर्जन हूँ, और यहाँ कभी भी इमरजेंसी आ जाती है। तुम एक काम करो, तुम खाना खाकर सो जाओ, ठीक है? मुझे आने में लेट हो जाएगा। पर विवेक जी, अभी हमारी शादी को दिन ही कितने हुए हैं। मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। यार, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये सही समय नहीं है बात करने का। अभी मैं एक सर्जरी करने जा रहा हूँ, बाद में बात करता हूँ। रखो। दरअसल अब नंदिनी के साथ कुछ ऐसा ही होता है। उससे घर का कोई भी मेंबर टाइम नहीं देता है। वो दिन भर पहले तो घर का काम करती है और फिर उनके लिए डिशेस बनाती है। देखो नंदिनी, ये फाइल है। इसे तुम ध्यान से विवेक जी को दे देना। ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है, इसे तुम भूलना मत। जी भाभी। नंदिनी उस समय रसोई में काम कर रही होती है, और उसी वक्त उसकी उंगली कट जाती है और उसके फिंगर से ब्लड निकलने लगता है। ओ नंदिनी, योर फिंगर इज कट एंड ब्लड इज ऑल्सो कमिंग। डोंट टेक टेंशन सिस्टर, इट्स जस्ट अ स्मॉल इंजरी। बट फिर भी। इसके बाद कनक नंदिनी का इलाज करती है और उससे पूछती है कि वो इतनी अच्छी इंग्लिश कैसे बोल लेती है, जहां नंदिनी उसे बताती है कि वो काफी ज्यादा पढ़ी लिखी है और वो भी डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन पैसा ना होने की वजह से और गरीबी के कारण से वो डॉक्टर नहीं बन पाई। ये सुनकर कनक को काफी बुरा लगता है और वो कुछ देर बाद वो वहां से चली जाती है। ऐसे ही नंदिनी पूरा दिन घर में काम काज करने में लगी रहती है, और इस तरह से वो काफी ज्यादा थक जाती है और जल्दी से जाकर सो जाती है। करीब रात के 1 बजे विवेक घर आता है। नंदनी तो बहुत ही गहरी नींद में है, मुझे उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। वैसे नंदनी नींद में काफी प्यारी लगती है यार। ऐसा कहकर विवेक नंदनी के साइड में जाकर सो जाता है और अगली सुबह जल्दी हॉस्पिटल चला जाता है, जिस वजह से नंदनी फाइल देना भूल जाती है, जिस पर विवेक उस पर काफी ज्यादा गुस्सा करता है। नंदनी, ये सो केयरलेस यार। जब तुम्हें भाभी ने बताया था कि इंपॉर्टेंट फाइल है तो तुमने मुझे क्यों नहीं दिया? हाँ, कम से कम मुझे मैसेज ही कर दिया होता कि फाइल तुम्हारे पास है। सॉरी विवेक जी, मुझसे गलती हो गई। अब मैं तुम्हारी गलती का क्या करूं बताओ? काश कि तुम भी थोड़ी पढ़ी लिखी होती तो आज तुम्हारा ये हाल नहीं होता। चलो, रखो फोन अब। ऐसा कहकर विवेक फोन काट देता है। विवेक की ये बात नंदिनी को काफी ज्यादा चुभ जाती है। ऐसे ही एक रोज जब सभी ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। ये क्या है बहू, इसमें इतना नमक क्यों है? क्या तुम खाना बनाना भूल गई हो क्या? अरे नमक का तो है ही, इसमें तेल कितना है तुम्हें पता है? इस घर में डॉक्टर हैं और वो हेल्थ को लेकर हमेशा एक्टिव रहते हैं, फिर भी। अरे माँ पिताजी, आप नंदिनी को क्या ही बता रहे हो? काश आपने मेरी शादी किसी पढ़ी लिखी लड़की से कराई होती तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता मुझे। पता नहीं किस गधी से मेरी शादी करा दी आप लोगों ने। विवेक के मुंह से ऐसी बातें सुनकर नंदिनी वहीं पर खूब रोने लगती है। अब ये लो, ड्रामा शुरू हो गया इसका। ये सब देखकर कनक से रहा नहीं जाता है और वो बीच में बोल पड़ती है। आई एम सॉरी माई फैमिली मेंबर, बट मैं आप लोगों को बता दूं कि नंदिनी कोई अनपढ़ नहीं है, बल्कि उसने भी साइंस से डॉक्टर लाइन में पढ़ाई करने की कोशिश की, पर उसकी गरीबी ने उसे आगे नहीं बढ़ने दिया। और रही बात इसे ताने मारने की, तो ये बेचारी दिन रात हमारी सेवा में लगी रहती है। हमें तो इसकी इज्जत करनी चाहिए, ना कि इसकी बेइज्जती। कनक के मुंह से ये सारी बातें सुनकर वहां सभी लोग हैरान रह जाते हैं। और माँ पिताजी और विवेक जी, आपने कभी नंदिनी से ये पूछने की कोशिश भी की है कि वो आखिर क्या चाहती है? उसे किसी ने भी टाइम नहीं दिया, लेकिन मैंने एक दिन पूछा। वो भी हमारी तरह एक डॉक्टर बनना चाहती है, और अगर ऐसा करना भी चाहती है
तो इसमें हर्ज ही क्या है घर के काम को लेकर? घर में हम एक नौकर नहीं रख सकते? अरे बिल्कुल रख सकते हैं। बहू, अगर छोटी बहू को पढ़ना ही था तो एक बार हमें बता देती। हाँ, आप बात तो ठीक कह रहे हैं। शायद मेरी भी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी जो मैं आगे देख ना पाई। मुझे भी माफ कर दे बहू। तुझे अगर डॉक्टर बनना है तो तू आगे अपनी पढ़ाई जारी रख सकती है। रही बात घर के काम की, तो हम उसके लिए एक नौकर रख लेंगे। हाँ नंदिनी, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। और हाँ, तुम प्लीज मुझे माफ कर देना। मैंने तुम्हें इतना भला बुरा कहा और मैं सभी की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ। नहीं नहीं, आप में से किसी को मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। और भाभी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे समझा। उस दिन के बाद से नंदिनी अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई शुरू करती है और लगातार 4 साल की मेहनत के बाद वो भी एक एमबीबीएस डॉक्टर बन जाती है और अपने परिवार के लोगों का नाम रोशन करती है। इस तरह से सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। काशीपुर नामक एक गांव था जहां कड़कड़ाती ठंड में शामू नाम का आदमी दिहाड़ी मजदूर का काम करके अपने परिवार का पेट पालता था। शामू बहुत ही ईमानदार और मेहनती था, जिसकी वजह से उसे कोई भी आसानी से काम दे दिया करता था। लेकिन इस भयंकर ठंड में अब शामू से भी काम नहीं हो पा रहा था, जिस कारण से लाला शामू से कहता है, अरे शामू, आज बहुत ठंड है, आज काम को रहने दो, कल तुम ये सारे बोरे अंदर कर देना। लाला जी, मैं तो दिहाड़ी मजदूर हूँ ना, काम करूंगा तो पैसा मिलेगा और उसी से तो हम अपना परिवार का पेट भर पाऊंगा। ठीक है शामू, तुम एक काम करो, इन बोरों को अंदर रखने की दिहाड़ी तुम आज ही ले लो। मैं नहीं चाहता हूँ कि ये ठंड तुम्हारी जान ले ले। ये कहकर लाला शामू को उसकी दिहाड़ी दे देता है, जिसके बाद शामू खुशी खुशी अपने घर की ओर जाने लगता है। अभी वो रोड पर चल ही रहा होता है कि इस ठंड के धुंध की वजह से एक बेकाबू ट्रक शामू को कुचल कर आगे निकल जाती है और शामू की उसी समय मृत्यु हो जाती है। जहां एक आदमी शामू के दुर्घटना के बारे में उसकी पत्नी को बताता है। ए जी, आप हमें इस बेरहम दुनिया में अकेले छोड़कर कैसे चले गए? माँ, माँ, आप रो क्यों रही हैं? और पिताजी ऐसे क्यों सोए पड़े हैं? ये कुछ बोल क्यों नहीं रहे? टुनटुन बेटा, अब तेरे पिताजी कभी नहीं उठेंगे। वो जा चुके हैं हमें छोड़कर। ये कहकर मुस्कान बहुत रोती है और जैसे तैसे अपने पति का अंतिम संस्कार करती है। ऐसे ही वक्त बीतता है। शामू के निधन के बाद मुस्कान दूसरों के घर काम करके अपना जीवन यापन करती है और अपने बेटे का पेट पालती है। क्या कर रही हो माँ? खाना बना रही हूँ। और क्या? माँ, आप कितना मेहनत करती हो। चलो, अब थोड़ा सा आप आराम कर लो, खाना आप बाद में बना लीजिएगा। अरे मेरे बेटे, तू जा, मैं तेरे लिए खाना बनाकर लाती हूँ। टुनटुन बहुत ही समझदार और संस्कारी बच्चा था। वो अपनी माँ का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखता था। मुस्कान के इतना कहने के बाद भी उसने आराम करने की बजाय घर के आंगन में झाड़ू लगाना शुरू कर दिया। ये क्या कर रहा है टुनटुन बेटा? आप खाना बना रही थी तो मैंने सोचा कि तब तक मैं आंगन ही साफ कर लूं। आपकी थोड़ी सी मदद हो जाएगी माँ। आपने वैसे खाने में क्या बनाया है? आज मैंने कुछ अलग बनाया है। पुलाव कहते हैं इसे। जल्दी से हाथ मुंह धोकर आजा। इसके बाद टुनटुन जल्दी से हाथ मुंह धोकर आया और खाना खाने के लिए बैठ गया। मुस्कान ने कई सारी सब्जियों के साथ बहुत ही बढ़िया तरीके से पुलाव बनाया था, जिसे खाकर टुनटुन बोलता है, वाह माँ, मजा ही आ गया। ये तो बहुत ही अच्छा है। और नहीं तो क्या, बहुत ही मेहनत लगती है इसे बनाने में। तब तो आप बहुत थक गई होंगी। आप भी जल्दी से खाना खा लीजिए, उसके बाद मैं आपके पैर दबा दूंगा। पुलाव खाकर माँ पर बड़ा प्यार आ रहा है तुझे? ऐसा तो नहीं है माँ, पर हाँ, ये पुलाव है बहुत बढ़िया। मैं एक बात पूछूं क्या माँ? हाँ पूछ। क्या माँ, बिरयानी भी इसे ही कहते हैं क्या? नहीं बेटा, वैसे तूने कहाँ से सुना बिरयानी का नाम? वो मैंने अब्दुल से स्कूल में सुना था। वो बोल रहा था कि कल उसके घर अंडा बिरयानी बनी थी। बिरयानी बनती तो चावलों से है, लेकिन ये पुलाव से थोड़ी अलग होती है। उसमें थोड़े खास तरह के मसाले डाले जाते हैं। माँ, वैसे वो बिरयानी इस पुलाव से अच्छी तो नहीं होती होगी ना? सारी नौटंकी समझ रही हूँ तेरी।
अब समझ में आया कि तू मेरा पैर दबाने के बारे में क्यों कह रहा था। चल मस्का मत लगा, मैं बना दूंगी तेरे लिए अंडा बिरयानी। टुनटुन की चालबाजी पकड़ी गई थी और इस बात पर वो दोनों माँ बेटे जोर जोर से हंसने लगे थे। इसी तरह कई साल बीत जाते हैं और अब टुनटुन बड़ा हो गया था और मुस्कान बूढ़ी हो गई थी। टुनटुन कई जगह नौकरी ढूंढने का प्रयास करता है लेकिन उसे कोई भी नौकरी नहीं मिलती। इसलिए मजबूरी में मुस्कान को आज भी दूसरों के घर में झाड़ू पोछा का काम करना पड़ रहा था। और फिर एक दिन, आओ माँ जल्दी से हाथ पैर धो लो, मैंने आपके लिए खाना बनाया है। क्या तूने खाना बनाया है? हाँ माँ, मैंने आपके लिए बिरयानी बनाई है। आप सारा दिन काम करती हो और मैं नालायक निकम्मा कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ ना। ऐसा क्यों बोलता है बेटे, अभी तेरी माँ काम कर सकती है, तुझे चिंता करने की कोई बात नहीं है। वैसे तूने ये बिरयानी बनाना कहाँ से सीखा? आपसे ही देख कर माँ वैसे भी अब काम करने की मेरी उम्र है ना, तो मैं तो काम करूंगा ही। लेकिन क्या करूं यार, देखो मुझे कोई नौकरी नहीं दे रहा है। हर जगह भारी रिश्वत मांगते हैं माँ। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपको ना इस गरीबी से जरूर निकालूंगा। जीता रह मेरे बच्चे, देखना एक दिन तू खूब पैसे वाला बनेगा। माँ बातों को साइड रखकर फटाक से खाना खा लीजिए पहले। इसके बाद टुनटुन अपनी माँ के लिए अंडा बिरयानी निकालता है और अंडा बिरयानी में से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। टुनटुन ने पहली बार अपनी माँ के लिए खाना बनाया था और फिर जैसे ही मुस्कान ने पहला निवाला खाया, अरे वाह टुनटुन, कितनी बढ़िया बनाई है रे तूने, एकदम बढ़िया। इसे खाकर तो मजा ही आ गया। अब से तू बनाएगा हमेशा अंडा बिरयानी। हाँ ठीक है माँ, जैसा आप कहो। फिर दोनों माँ बेटे मिलकर बड़े ही चाव से अंडा बिरयानी खाते हैं। शामू के मर जाने के बाद टुनटुन और मुस्कान ही एक दूसरे की दुनिया थे। अभी वो दोनों बिरयानी खा ही रहे थे कि टुनटुन के दोस्त अब्दुल की आवाज आती है। खाला, टुनटुन, अरे कहाँ हो तुम? अब्दुल आजा, हम लोग बिरयानी खा रहे हैं। खाला, कैसी हैं आप? बढ़िया अब्दुल बेटा, और तू कैसा है? बस खाला, सब आपकी मेहर है। ओह, खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है। आज क्या बनाया है खाला? आज मैंने नहीं बल्कि तेरे दोस्त ने अंडा बिरयानी बनाई है, जरा चख कर देख, आजा। अंडा बिरयानी का नाम सुनकर अब्दुल के मुंह में पानी आ जाता है। वो झट से थाली लेकर बैठ जाता है और पहला निवाला खाते ही अब्दुल कहता है, वाह मियाँ, तुम तो बड़े ही छुपे रुस्तम निकले भाई, माशा अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल अल्लाह। क्या खूब भाई, क्या खूब तुमने बिरयानी बनाई है। भाई ये नौकरी वोकरी के चक्कर छोड़ दो और बस जो अपना काम शुरू करो। अल्लाह की कसम खूब बिकेगी तुम्हारी अंडा बिरयानी, और ना बिके तो मेरा नाम बदल देना तुम। ये कहकर अब्दुल वहां से चला गया और टुनटुन के मन में अपने दोस्त की बातें बार बार घूमने लगी। और फिर अगले दिन, अब्दुल मैंने तेरे बातों पर बहुत गौर किया, बहुत सोचा। तो क्या बोलता है कि मैं अगर ठेला लगा लूं तो क्या अंडा बिरयानी का क्या? अरे यार, ये भी कोई पूछने वाली बात है यार। तू एक काम कर, वो कॉलेज है ना, वहां तू ठेला लगा ले। पहले वहां सलीम नाम का एक व्यक्ति अंडा बिरयानी बेचता था। इतनी अच्छी नहीं थी उसकी, इसलिए उसका काम ठप पड़ गया। पर अब एक काम कर, तू अपनी शुरुआत वहीं से कर ले। और सुन, तू चिंता मत कर, मैं तेरी मदद करूंगा। कुछ पैसे वैसे पड़े हैं मेरे पास, तो तुझे दे दूंगा मैं। अपने हुनर और दोस्त की मदद से टुनटुन ने अपना ठेला लगाना शुरू कर दिया। पहले दिन उसके दुकान पर 5 से 7 ग्राहक ही आए, जिन्हें उसका बनाया हुआ अंडा बिरयानी बहुत पसंद आता है। और रात तक बचा हुआ अंडा बिरयानी टुनटुन अपने दोस्त और माँ के साथ मिलकर खा लेता है। धीरे धीरे टुनटुन के ठेले पर घूम फिर कर वही 10 से 15 ग्राहक ही आते थे। अब इससे टुनटुन का खर्चा तो चल जाता था, पर वो थोड़े और पैसे कमाना चाहता था, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी एक दिन मोहन नाम का एक व्यक्ति एक बैग लेकर रोड पर चल रहा था। तभी एक चोर उसका बैग छीनकर भागने लगता है। चोर चोर, अरे मेरा बैग छीनकर भाग रहा है, अरे कोई पकड़ो उसको, अरे मेरा बैग, चोर। मोहन की आवाज सुनकर टुनटुन जल्दी से अपने ठेले से आगे आता है और उस चोर के सामने अपना पैर लगाकर उसे गिरा देता है और उससे वो बैग छीन लेता है। इस बीच वो चोर अपनी जान बचाकर वहां से निकल जाता है और मोहन का बैग चोरी होने से बच जाता है। भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे इस बैग को चोरी होने से बचा लिया। आपका मालूम नहीं है, ये बैग नोटों से भरा हुआ है। सच में मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। साहब, आपको शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं है, मतलब ये तो मेरा फर्ज था और एक इंसान होने के नाते इतना तो बनता ही है। जी, वैसे क्या ये अंडा बिरयानी का ठेला आपका ही है? जी हाँ। तो क्या आप एक प्लेट अंडा बिरयानी मुझे भी खिला सकते हैं? जी क्यों नहीं। मोहन जैसे ही टुनटुन का दिया हुआ अंडा बिरयानी खाता है, उसके स्वाद का वो दीवाना हो जाता है।
वाह भाई वाह, मजा ही आ गया। क्या गजब का स्वाद है। कितने का प्लेट है वैसे ये? साहब बस 50 रुपए का प्लेट है। बहुत सस्ता है ये तो। दिन भर में तो ये सारे खत्म ही हो जाते होंगे, है ना? नहीं ऐसा नहीं है सर, यहाँ लोगों का ना इतना आना जाना होता नहीं है, इसलिए बस घर का खर्च चल पाता है और मतलब कुछ खास कमाई नहीं हो पा रही है। अच्छा तो ऐसी बात है। मैं तुमसे एक बात कहूँ? जी कहिए ना सर। कल से तुम इस गांव में बने रेलवे स्टेशन के अंदर आकर अपना ठेला लगा लेना। लेकिन कैसे? तुम्हें इतना सोचने की कोई जरूरत नहीं है। मैं एक रेलवे अधिकारी हूँ। कल से तुम अपना ठेला रेलवे स्टेशन पर ही लगाना। रेलवे स्टेशन केंद्र की दुकान की सारी फॉर्मेलिटी मैं पूरी करवा दूंगा। ठीक है सर, जैसा आप कहें। फिर क्या था, अगली सुबह से टुनटुन अपना ठेला रेलवे स्टेशन के अंदर ही लगाने लगता है। वहाँ ठेला लगाने के बाद 3-4 घंटे के अंदर ही टुनटुन का सारा अंडा बिरयानी वहीं बिक जाता है। इसके बाद वो इसी काम में अपने दोस्त अब्दुल को भी लगा लेता है। ऐसे ही वक्त बीतता है और अब टुनटुन अपने उस ठेले को एक रेस्टोरेंट में बदल लेता है और अपने उसी रेस्टोरेंट में अपनी माँ को लेकर आ जाता है। बेटा, आज तूने मेरे से किया हुआ वादा पूरा कर दिया। अब तू एक काबिल इंसान बन गया है और ये देखकर मैं बहुत खुश हूँ। जी माँ, ये सब कुछ आपके आशीर्वाद और अब्दुल की दोस्ती की वजह से ही मुमकिन हो पाया है। ऐसे ही टुनटुन दिन दुगनी और रात चौगुनी मेहनत से अपनी सफलता प्राप्त करता है।